अगर ये षड्यंत्र इस देश में ना होता तो मान्यवर काशीराम 1996 में भारत के प्रधानमंत्री होते, काशीराम जी भी प्रधानमंत्री होते और एक दिन मुलायम सिंह नेताजी भी भारत के प्रधानमंत्री होते। और इस देश के संविधान के अगर 50 पेज इन दोनों नेताओं के रहते हुए भारत में लागू हो जाते तो ये देश पूरी दुनिया में महाशक्ति बन जाता, पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया बन जाता। जिन गद्दारों ने ये दूरियां पैदा की, अगर इतिहास के पन्नों में ले जाने का काम करूं तो बाबा साहब ने खुद अपनी कलम से लिखा है कि महाराष्ट्र के महारो और उत्तर भारत में जिसको हम चमार और जाटव बोलते हैं, ये जो दलितों की 1550 जातियां इनमें से डिफाइन किया कि अगर ये यादव और कुर्मियों के साथ और कुर्मी मेरे भाइयों, कुर्मी वही है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर है, वही बरेली से आगे आगे कुर्मी है और वही गुजरात के अंदर पटेल है और वही महाराष्ट्र के अंदर मराठा है। खुद बाबा साहब ने कहा अगर चारों मिलकर के इस देश के 2 दर्जन जातियों को भी अपने साथ लेकर के राजनीति कर लो भारत में तो 5 साल की सरकार नहीं बल्कि लंबी अवधि का राज करोगे, हजारों साल भारत पर राज कर सकते हो। इतिहास है। अब दुश्मन इस बात को जानता था, इसलिए एक बहुत बड़ा राखी का षड्यंत्र हुआ। 96 में जब देवगौड़ा जी आए, मात्र 40 एमपी उनके पास थे, 8 एमपी उनके गठबंधन के थे और माननीय मुलायम सिंह जी, हरकिशन सुरजीत जी और चौटाला जी, इन सब की मदद से देवगौड़ा जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। जबकि अगर सपा बसपा का गठबंधन ना टूटता, ये फर्जी राखियां ना बांधी जाती तो मान्यवर काशीराम साहब का नाम तय था। 1995 की फरवरी की इंडिया टुडे की किताब पढ़ लो, फ्रंट पेज पर छपा हुआ है कि ये काशी कौन है और सारी प्लानिंग लीक हो गई और ये सारा का सारा षड्यंत्र हो गया। नहीं तो मेरे भाइयों, ये गद्दार लोग जो किसानों की जमीनें छीन करके भारत को 300 साल पुराने उसमें ले जाना चाहते हैं जब हम लोग छान और झोंपड़ियों में रहते थे, यही तो सारा हो रहा है। ये उसी भारत की तो बात करते हैं जिसमें कूद कूद करके बोलते हैं कि हम नए भारत का निर्माण करेंगे। बाबा साहब कहते हैं ये जो बोलते हैं उसका उल्टा समझना। अगर ये कहते हैं हम नए भारत का निर्माण करेंगे तो ये जो जमीनों के 3 कृषि काले कानून है, ये जमीनें उन्हीं को देना चाहते हैं जिनके पास 300 साल पहले होती थी, जो खेतों की तरफ नहीं आते थे। खेत में गुजर काम करता था, जाट काम करता था, मुसलमान काम करता था, मेरा दलित भाई काम करता था, 36 जातियां खेतों में काम करती थी। लेकिन जिनके नाम खेत थे वो कभी खेतों की तरफ नहीं आते थे। ये दोबारा वो आज पूंजीपति होंगे। उन पूंजीपतियों को इस देश की खेती देना चाहते हैं। इसलिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि तमाम किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। दिल्ली में अभी आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में कितना जन सैलाब था, लेकिन ये जो मेरा मजदूर भाई है इसको पता ही नहीं है कि किसान जो लड़ाई लड़ रहा है वो पूरे भारत की लड़ाई लड़ रहा है, पूरे देश के मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि अगर एमएसपी खत्म होगा तो सरकार की खरीदारी बंद होगी। अगर सरकार खरीदना बंद करेगी तो ये जो भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, आज 80% लोग हैं, 80% ऑनलाइन है सारा डाटा, 80% लोग पीडीएस के सिस्टम की जद में है। ये सारे के सारे इससे प्रभावित होंगे और ये इस तरह से खत्म हो जाएगा कि ये 1 साल बाद ही कहेंगे कि भाई गोदामों में गेहूं चावल नहीं है, अब हम आपको सब्सिडी देंगे। और सब्सिडी का हाल वो होगा 1-1.5 साल सब्सिडी दे करके सब्सिडी इस तरह से साफ हो जाएगी जैसे आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी सरकार भारत में आई तो सिलेंडर 330 रुपए का था और 400 रुपए का हुआ, 200 रुपए सब्सिडी में भेजे, 600 का हुआ, 300 सब्सिडी में भेजे और आज सिलेंडर 900 से ऊपर है और सब्सिडी समाप्त हो गई है। इसी तरह से आपकी थाली में से गेहूं चावल और आपकी रोटी साफ करने का अभियान अंदर चल रहा है। आपके लिए जो लड़ रहे हैं उनका आपको पता नहीं है और जो आपको बेचने का काम करते हैं वो आपके नेता बने हुए हैं। इसलिए मैंने सम्मानित आकिर मुर्तजा साहब पार्टी के जिला अध्यक्ष जी और तमाम नेताओं से गुजारिश की थी कि मैं इस कार्यक्रम की एक शुरुआत करना चाहता हूं। मैं इन दोनों लोगों को नजदीक लाना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, आपको पता है कि आज तो पार्टी के जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने बिना नेताओं के भी कितने बड़े बड़े कार्यक्रम किए। जब मुख्यमंत्री थी मायावती जी और 20 गाड़ियां और 7 विधायक केवल यही दौड़ धूम करते थे कि वहां कोई न जाए, तब भी सारे कार्यक्रम सफल हुए। लेकिन इस कार्यक्रम में मैं कुछ और दिखाना चाहता था
इस कार्यक्रम में सभी समाजों के लोग हैं, या 36 जातियों के समाज के भाई यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ से करके ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, हाथ उठवा करके, कि दलित समाज के कितने लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं यही प्रयोग करना चाहता था, मैं यही दिखाना चाहता हूं कि हम और इन लोगों को समझा। और ये भी बता दो ईमानदारी से कि ये जो रास्ता है, एक तरफ आपकी रोटी साफ करने का, दूसरी तरफ जमीनें खत्म करके पूंजीपतियों को देने का, और तीसरी तरफ इस सभी बड़ा भयानक षड्यंत्र देश में चलना जा रहा है। आपको इसका पता नहीं है, और ये सारा का सारा इसलिए संभव हो रहा है चूंकि इस देश में जो हमारे नेता बने हुए हैं वो कहते हैं हम तो अकेले लड़ेंगे। देश में जिस पार्टी की सरकार, जिसका देश में प्रधानमंत्री, जिनका राष्ट्रपति, 20 राज्यों में जिनकी सरकारें, सारा सुप्रीम कोर्ट जिनके कब्जे में, 550 जिलों में जिनके डीएम और एसएसपी, वो 22 दलों का गठबंधन बना करके इस देश में चुनाव मैदान में उतरते हैं और हमारा बेवकूफ बनाने वाले कहते हैं कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के अंदर भी यही हुआ। अगर बसपा दुष्यंत चौटाला से गठबंधन ना तोड़ती तो बीजेपी 1000% हारती। दुष्यंत 10 सीटें जीत करके आज उप मुख्यमंत्री है। बहन जी ने गठबंधन किया था, लेकिन गठबंधन चुनाव से 1 महीने पहले तोड़ दिया। अगर गठबंधन ना तोड़ती तो चौटाला के पोते दुष्यंत 22 सीटों पर दूसरे नंबर पर 10 सीटें जीत करके लाए। सीटें 32 हो गई। और बहन जी, जब 2 महीने की पार्टी चौटाला के पोते दुष्यंत की 34 सीटों पर दूसरे नंबर पर रह सकती है, तो मेरे भाइयों, बहन जी की 40 साल पुरानी 35 सीटें आती नहीं हरियाणा के अंदर, लेकिन बहन जी ने बीजेपी को जीतने का मौका दिया, कहा हम तो अकेले लड़ेंगे। 1 महीने पहले गठबंधन तोड़ दिया। यही बिहार के अंदर हुआ और उत्तर प्रदेश में भी यही खतरा है। इसलिए मैं भले फिजिकल रूप से आज आपके बीच में हूं, 2 तारीख में आया हूं, लेकिन कुछ लोग जानते होंगे कि मैं 1 जनवरी 2017 से इस प्रयास में था कि किसी तरीके से मैं इस परिवार से जुड़ करके जो ये मेरा समाज जिसको भटका रखा है गलत रास्ते पर, अब इस देश को बचाने का, किसान को बचाने का, मजदूर को बचाने का, जमीनों को बचाने का और अपने घर और मकान बचाने का केवल और केवल आखिरी रास्ता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कोई दूसरा रास्ता इस देश में नहीं है। नहीं तो मेरे भाइयों, एक तरफ बसपा में हमारा वोट और दूसरी तरफ असपा में हमारा वोट। हमने उनको भी समझाने की बहुत कोशिश कर ली कि मिलकर के सब लोग चलो। जब देश का प्रधानमंत्री 22 दलों का गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग इकट्ठे होकर के ये काम क्यों नहीं कर सकते। और आज देश में माननीय अखिलेश यादव जिस काम को करने का काम कर रहे हैं, तमाम छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के आज वो गठबंधन बना करके उत्तर प्रदेश के अंदर 1000% सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर हमने अपनी सोच को बांटने का काम किया और गलती से ही कहीं भी अगर कहीं 1% भी अगर कहीं योगी आदित्यनाथ दोबारा आने का काम होगा तो ये बीजेपी की सरकार 24 का चुनाव फिर मशीन पे करवाएगी और मशीन पे चुनाव होते ही 24 के अंदर मोदी आएंगे और मोदी के बाद आते ही 24 के बाद 25 में पूरे भारत में एनआरसी लागू होगी। भाई साहब, वकील साहब, प्रोफेसर साहब बैठे, वकील साहब बैठे हुए, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कल का द हिंदू अखबार पढ़ लीजिए जो बोल रहा हूं यार। द हिंदू, इंडियन एक्सपेक्ट, कल के अखबार में क्लियर कर दिया भारत सरकार ने कि आसाम में जिस तरह से एनआरसी हुई है पूरे देश में इसी तरीके से एनआरसी होगी और उसकी तैयारी अंदर अंदर चल रही है। गांव गांव में लेखपाल, पटवारी और तमाम सरकार के अफसर लोगों के घर लिखते हुए घूम रहे हैं और घर लिख करके चिन्हित कर रहे हैं कि कौन सा घर किसका है। और ये सारा काम इसलिए हो रहा है कि 25 में जब एनआरसी होगी, और मेरी बात पर यकीन करने से पहले आसाम के लोगों से पूछ लेना कि 19 लाख लोगों के नाम एनआरसी के रजिस्टर में नहीं आ पाए, जो नहीं बता पाए कि उनका जन्म भारत में हुआ है या बांग्लादेश में हुआ है। हम लोग उत्तर भारत के किनारे पर बैठे हुए हैं, इधर पाकिस्तान है। जब इधर उत्तर प्रदेश में एनआरसी होगी, जम्मू और पंजाब में, तो हमारे से पूछा जाएगा कि ये बताओ सन 47 में देश आजाद हुआ था तो आप पाकिस्तान में पैदा हुए या भारत में, इसका सबूत दो। इसका सबूत आपसे दिया जाएगा। आधार तो अभी 10 साल पहले बना है, पहचान पत्र 1995 में टीएन शेषन के साइन में मिला है। कौन सा सबूत दोगे? पढ़ने लिखने का प्रमाण पत्र मानने को तैयार नहीं है।
ये केवल सबूत चाहिए जमीनों का, और जमीनें उस समय आपके और हमारे किसी बड़े के पास नहीं थी। जमीनों का तो मैंने जिक्र कर दिया, उस दौर में किसके पास थी जमीनें तो बात मानिए। इसलिए मेरे भाइयों, आपको और हमें, पूरे देश के तमाम गरीबों को, वो चाहे किसी जाति का आदमी है, ये चाहते हैं 100 पूंजीपति भारत को चलाएंगे, हम सारे लोगों को फंसाने की योजना इन्होंने तैयार कर दी है। जो एनआरसी में सबूत नहीं दे पाएगा उसके लिए नया कानून बना करके तैयार रखा हुआ CAA, उसका फार्म भरवाएंगे, और उसका फार्म भरते ही जो हम सदियों से भारत के रहने वाले थे, हम लोगों को ये विदेशी नागरिक घोषित करेंगे। क्योंकि CAA केवल बाहर से आए हुए 5 मुल्कों के देश से जो बाहर भारत में आकर के 5 साल रहेगा उसके लिए है। और जैसे ही हम CAA में के फार्म में बाहर के नागरिक हो जाएंगे तो 4 साल बाद फिर पटवारी और मास्टर गांव-गांव आकर के कहेंगे, हाँ भाई दिखाओ, आपकी तो नागरिकता बाहर की, आप तो है ही नहीं, यहाँ तो रह सकते हो, और आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो आपकी वोटर लिस्ट में D लिख दिया जाएगा। D का मतलब डाउटफुल। इस तरह से एक तो ये चुनाव है 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, एक 24 का है, उसके बाद देश में कोई चुनाव नहीं हो रहा। इसलिए खुद फैसला कर लो क्या होना चाहिए। ये गद्दारों के साथ रहोगे जो CBI के डर से तुम छिपा करके घर में बैठे हुए हो, या उनके साथ रहोगे जो गठबंधन करके आपको आजाद करवाना चाहते हैं, और ये जो CAA वाले जो हमें फंसाना चाहते हैं, इनको घर बिठाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की सरकार होगी, और ये मैं कह रहा हूं कि मुझे गर्व है इस बात का, मैं 2 तारीख में पार्टी में शामिल हुआ आप सबके प्रयास से, और 4 दिन पहले माननीय अखिलेश यादव जी का बयान ही नहीं आया, बल्कि तमाम अखबारों में फ्रंट पेज पर छप गया कि DM और EM दोनों से सावधान रहना। EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो ये संकेत दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो 24 में मशीन पे नहीं, बैलेट पे चुनाव होगा, और बैलेट पे चुनाव होते ही नरेंद्र मोदी दिल्ली से सीधे गुजरात मिलेंगे। तो ये जो हमारी सारा काम निपट गया ना, सारा काम निपट गया, किसान भी बचेगा, मजदूर भी बचेगा, और ये देश भी बचेगा। नहीं तो मेरे भाइयों, ये 3-4 काम जो बताए, ये सारे होने के बाद फिर भारत का संविधान खत्म होगा, और उसके बाद सरकारें शरणार्थी कैंप बनाने का बजट दे रही है। इसलिए भाइयों, हम तो आपको और अपने आप को बचाने का, अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों को बचाने की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। हम किसी पद के लिए शामिल नहीं हुए हैं। हम तो माननीय अखिलेश यादव जी और मंच पर बैठे हुए नेताओं को मजबूत करना चाहते हैं। अपना योगदान जो भी हमारे बस का, तन मन धन से, हर तरह से इनको सहयोग करेंगे। और आप लोग सुबह 10 बजे